A very good morning to all of you. Feeling fresh? Very good. I'm proud of you. Virtual students, how are you feeling? मैसेज करो, करके तो देखो मैसेज. ओके, सो कल का डिस्कशन जो था हमारा, कल हम लोगों ने अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड टर्म ऑफ ऑडिटर, ये दो पॉइंट्स देखे. सब लोग ध्यान से सुनो. अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर में हमने देखा है फर्स्ट एजीएम में ऑडिटर का अपॉइंट किया जाएगा एंड ही विल होल्ड हिज ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम. सो एक बार ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हो गया, हिज अपॉइंटमेंट इज वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. कल हमने देखा था. बट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करता कौन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. 139 सब क्लॉज 1 में हमने ये पढ़ा था, जिस कंपनी को ऑडिट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है वहां पर ऑडिटर को रेकमेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे और मेंबर्स इन जनरल मीटिंग उसका अपॉइंटमेंट करेंगे. अपॉइंटमेंट भले ही 5 कॉन्जिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स के लिए होगा, बट हर एजीएम के अंदर उस अपॉइंटमेंट को रेटिफाई किया जाएगा. बट जिस कंपनी को ऑडिट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ता है, ऐसे केस में ऑडिटर का रिकमेंडेशन ऑडिट कमेटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को करेगी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस रिकमेंडेशन से अगर एग्री होती है तो उसे मेंबर्स इन जनरल मीटिंग को पास ऑन कर देगी, सेंड कर देगी. बट अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एग्री नहीं होते, डिसएग्री होते हैं, तो दो बातें होगी. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर एग्री नहीं होते हैं तो दे विल mention the reasons of their disagreement and will resend again the recommendation to the audit committee, correct, to reconsider it. Audit committee अगर board of directors के जो reconsideration के लिए आया है उसे अगर कंसिडर कर लेते और नया ऑडिटर रिकमेंड कर लेते तो वेल एंड गुड, द प्रोसीजर फॉलोज इन द सेम वे. बट ऑडिट कमेटी अगर अपने रिकमेंडेशंस पर स्टैंड बाय रहती है तो नाउ द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहे तो ऑडिट कमेटी के उन रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट करे या फिर इस केस में वो अपने किसी चॉइस ऑफ ऑडिटर को क्या करे, रेकमेंड करे टू द मेंबर्स इन जनरल मीटिंग. इस तरह से ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होता है. कल हमने देखा था. अरे बोलो भाई, हमने उस ऑडिटर के अपॉइंटमेंट में एक पॉइंट जो खास करके नोट डाउन किया था कि जब ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होगा इन केस ऑफ इंडिविजुअल ऑडिटर, टर्म ऑफ ऑडिटर देखा था ना, टर्म ऑफ इन केस ऑफ इंडिविजुअल ऑडिटर उसका अपॉइंटमेंट फॉर 1 term of 5 consecutive years होगा एंड इन केस ऑफ ऑडिट फर्म है तो 2 terms of 5 consecutive years होगा. उसमें हमने ये पॉइंट भी देखा था कि कोई ऑडिट फर्म का कॉमन पार्टनर है, 2 ऑडिट फर्म्स के कॉमन पार्टनर है, तो ऐसे केस में एक ऑडिट फर्म जिसका 10 साल का टेन्योर हो चुका है और मान लो कोई दूसरे ऑडिट फर्म के अंदर जिसका दूसरे ऑडिट फर्म का अपॉइंटमेंट करना है, उसमें पहले ऑडिट फर्म का पार्टनर अगर ऑलरेडी पार्टनर है तो ऐसे केस में जो दूसरी ऑडिट फर्म है वो ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकती. वो जो पॉइंट था आपके नोट्स में टर्म ऑफ ऑडिटर का नोट नंबर 2 था. जस्ट कम ऑन दैट पॉइंट, टर्म ऑफ ऑडिटर नोट नंबर 2 आए सब लोग. टर्म ऑफ ऑडिटर नोट नंबर 2 सब लोग आए उस पॉइंट पर. वहां पर आपने क्या लिखा हुआ है, यू हैव रिटन नो ऑडिट फर्म हैविंग अ कॉमन पार्टनर और पार्टनर्स to the other audit firm whose tenure has expired in a company immediately preceding the financial year shall be appointed as auditor of the same company for a period of or auditor of the same company, correct. उस पॉइंट में जो नोट नंबर 2 आपने लिखा था ना, एक अलग पेन से, हल से रेड पेन या पेंसिल, जिस पेन से आपने लिखा था उस पेन से नहीं, अलग पेन से आप वहां पर उस नोट के उधर लिखना सब लोग, ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट. क्या लिखोगे? ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? अगर आपने लिखा ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, जो पॉइंट है ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट वहां पर लिखना है. उसका इंटरप्रिटेशन क्या है प्लीज ध्यान दो. अगेन मतलब मैं एग्जाम्पल उसका स्क्रीन पर दे रहा हूं. जो नोट नंबर 2 का वो पॉइंट ऐड किया ना अपने, ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट. एक ऑडिट फर्म जिसका कल हमने एग्जांपल देखा था, एबीसी एंड कंपनी इज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी पीक्यूआर लिमिटेड. एबीसी एंड कंपनी ऑडिटर है, ऑडिट फर्म है. पीक्यूआर लिमिटेड के अंदर एबीसी एंड कंपनी हैज कंप्लीटेड 2 terms of 5
कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। क्लियर? अब पीक्यूआर लिमिटेड का 2 टर्म्स कंप्लीट करने के बाद एक और फर्म है AYZ एंड कंपनी, जिसमें A is a common partner. Yes or no? Question comes, can AYZ and company be appointed as an auditor? Reason, on the date of appointment of AYZ and company is already the common partner. अब इसको लेकर, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, इसको लेकर CA फाइनल एग्जाम में मई 2017 एग्जाम ऑडिट के पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 एक कंपलसरी क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए, इसके ऊपर क्या पूछा गया था, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन वाज आस्क्ड, अब इस केस में AYZ में तो A ऑलरेडी क्या था, बोलो, पार्टनर था। मान लो जिस नए फर्म को ऑडिट अपॉइंट करना था उसका नाम YZ एंड कंपनी था। YZ एंड कंपनी वाज अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ दिस कंपनी PQR लिमिटेड, और YZ एंड कंपनी का अपॉइंटमेंट होने के विदिन 3 months A joined the firm as a partner. A joined this firm now. A joined YZ and company, जिसका नाम अब बन गया AYZ and company। अरे बोलो भाई, सब लोग हैं मेरे साथ? ये मई 2017 CA फाइनल का ऑडिट के पेपर का 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब ध्यान रखना, देयर आर 2 स्कूल्स ऑफ थॉट इन दिस। जब हम उस वर्ड को जो मैंने लिख कर दिया ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, उसका लिटरल इंटरप्रिटेशन लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? जब YZ एंड कंपनी को ऑडिटर अपॉइंट किया था उस वक्त ए पार्टनर नहीं था, तो YZ एंड कंपनी कैन कंटिन्यू एज ऑडिटर। दैट इज वन इंटरप्रिटेशन, बट इसको कहते हैं रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन। बट जब किसी लॉ को हम पढ़ते हैं, लिटरल इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल इंटरप्रिटेशन, इन दोनों का रेफरेंस लेना होता है। रोटेशन ऑफ ऑडिटर कंसेप्ट आया क्यों है? सो दैट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अवॉइड किया जाए और हम कह सकते हैं इंडिपेंडेंस मेंटेन हो, ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस मेंटेन हो। अब यहां पर अगर ए ऑलरेडी ABC एंड कंपनी, जिन्होंने 10 साल का टेन्योर सर्व किया है, किसमें? PQR में, उसका पार्टनर था, और अब वो YZ एंड कंपनी को ज्वाइन करता है। इंस्टीट्यूट का कहना था लिटरल इंटरप्रिटेशन के तहत आप ये लिख सकते हो कि YZ एंड कंपनी कैन कंटिन्यू एज अ ऑडिटर, बट उसमें आप एक नोट नीचे दे दो, एज अ मैटर ऑफ ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस, एज अ मैटर ऑफ ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस, AYZ एंड कंपनी once A is appointed as a partner must vacate their office from the auditor of PQR limited। मतलब ये सेकेंड ओपिनियन हो गया। मैं जो बोल रहा हूं समझ रहा है? देखो, इसलिए वो वर्ड वहां पर लिख कर दिया ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, और इसमें और एक नया पॉइंट मैं ऐड कर रहा हूं। ये तो हो गया, ये पॉइंट सबको क्लियर है? अरे बोलो भाई। अब सुनो, मैं लिख के दे रहा हूं स्क्रीन पर, आपके ICAI के पेज नंबर 10.6 ऑफ योर ICAI मॉड्यूल। मैंने ये एक पॉइंट लिख कर दिया है, ऐसे मैं आपको 50 पॉइंट दिखा सकता हूं। देयर इज अ मिस्टेक, एंड द मिस्टेक इज दे हैव नॉट अमेंडेड द प्रोविजन ऑफ टर्म ऑफ ऑडिटर, ड्यू टू विच आपके नोट्स में आपने जो टर्म ऑफ ऑडिटर लिखा है ना, रोटेशन ऑफ ऑडिटर किसको एप्लीकेबल है? कल हमने देखा था ऑल लिस्टेड कंपनीज, उसके अलावा क्या देखा था? ऑल अनलिस्टेड कंपनीज हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ एटलीस्ट 10 crores और मोर। उसके बाद देखा था ऑल प्राइवेट कंपनीज हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ एटलीस्ट 20 crores और मोर। और फिर नंबर 4 में देखा था ऑल अदर कंपनीज हुज टोटल बोरोइंग्स फ्रॉम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स और पब्लिक डिपॉजिट्स आर एटलीस्ट 50 crores और मोर। यहां पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के लिए आपने क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? 20 crores और मोर। वहां पर आप अगेन दूसरे पेन से लिखना, स्टार मार्क करके, ऑन 22nd of June 2017 MCA has notified that the limit of 20 crores is now increased to 50 crores। मतलब प्राइवेट कंपनीज के लिए अब थोड़ा और फ्रीडम है। जिन प्राइवेट कंपनीज का पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उसके ऊपर होगा, उन्हीं प्राइवेट कंपनीज को रोटेशन ऑफ ऑडिटर का मैंडेटरी प्रोविजन है।
मतलब जिस प्राइवेट कंपनी के लिए पहले लिमिट 20 करोड़ था, अब कितना हुआ है 50 करोड़। और दोस्तों ये मैंने आपको बोलने का पर्पज आप प्लीज ध्यान रखना, मैंने पेज नंबर 10.6 दिया है, यू कैन क्रॉस चेक again and again. I'm repeating you reason. In the recent exam now which is due, I'm getting messages of student, sir practice manual में या इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में यहां पर ये एक पॉइंट है सर वो समझ में नहीं आ रहा है। सब लोग ध्यान से सुनना, मैं जैसे आपके बैच में बोल रहा हूं, वर्चुअल स्टूडेंट्स आप ध्यान से सुना, मैं अगेन गला फाड़ फाड़ कर हर पिछले बैच में बोल चुका हूं, यू हैव टू रीड ओनली फ्रॉम आवर बुक। देखो आपको इनपुट्स देने वाले काफी लोग होंगे कि आपको स्टडी मटेरियल भी पढ़ना चाहिए और भी कुछ पढ़ना चाहिए, बट ट्रस्ट मी वो सारा काम हम लोग, इनफैक्ट आई एम डूइंग फॉर यू पीपल। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, you can 100% rely only from this. At this last moment, the student, instead of revising from our notes, is now trying to read from the study material and making a different interpretation. And now he's going to confuse himself and in the exam hall also. Yesterday only I got a message from a student कि सर प्रैक्टिस मटेरियल में ये ऐसा ऐसा दिया है, सर इसका मीनिंग नहीं समझ रहा है। मैंने उसको कम से कम एक 2 मिनट का ऑडियो भेजा व्हाट्सएप पर, फिर उसका मैसेज नहीं आया मुझे। At last minute, you instead of revising from our class notes, you are referring to practice manual or some institute's material, and then the mistakes over there, you are asking me, you are confusing yourself also. ये मैंने यहां पर इस पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग में भी बोलने का रीजन ये, प्लीज ट्रस्ट मी, हम लोग ये ध्यान रख रहे हैं कि हर एक पॉइंट ये कवर हो रहा है। जब मैंने ये देखा कि इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के अंदर ये है, पहले मैंने वो लिखा, बट लेटर ऑन आई फेल्ट कि 22 जून 2017 का अगर ये अमेंडमेंट है, इट विल बी एप्लीकेबल फॉर May 2018, and we must make sure what happens. Institute has a very simple funda, let me tell you, उनके मटेरियल के मिस्टेक्स को कैसे ओवरकम करते। मई 2018 के एग्जाम से 3 महीने पहले फरवरी मार्च में एक आरटीपी आता है, रिवीजन टेस्ट पेपर, उस आरटीपी में दे देंगे, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, प्लीज रीड इंस्टेड ऑफ 20 करोड़ एज 50 करोड़। अब जो स्टूडेंट बेचारा फरवरी मार्च तक एक बार पढ़ाई कर चुका है, उसे फिर से वो नया पॉइंट पढ़ना पड़ेगा। इसलिए वी इट्स बेटर बी प्रिपेयर्ड कि जो अभी मैंने पॉइंट बोला है सबको समझा है। इंस्टीट्यूट कैन अवॉइड इट्स मिस्टेक, 15 दिन पहले भी वो दे देंगे, इसको आप रेक्टिफाई कर लो, बट हमें तो 15 दिन पहले नहीं पढ़ना है, हमें तो डे 1 से पढ़ना है। आई होप इट इज क्लियर। सो कल का जो डिस्कशन था 139(1) का अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, उसमें एक पॉइंट हमने ये भी देखा था अपॉइंटमेंट को लेकर स्पेसिफिकली, कि जैसे ही ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हमें करना है उसका रिकमेंडेशन देखा। एजीएम में ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होने से पहले ऑडिटर का कंसेंट इन राइटिंग ऑब्टेन किया था, करेक्ट, उससे सर्टिफिकेट लिया जाता है। फिर एजीएम में अपॉइंटमेंट होने के बाद कंपनी इसकी जानकारी ऑडिटर को विद इन 15 डेज देगी और रजिस्ट्रार को भी दे देगी, करेक्ट। टर्म ऑफ ऑडिटर के अंदर हमने ये पॉइंट देखा था कि जब ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होता है तो उसमें ट्रांजिशनल फेज देखा था 3 इयर्स का, याद है, ट्रांजिशनल पीरियड। कंपनीज एक्ट कब से एप्लीकेबल हुआ? 1 अप्रैल 2014 से। आज उसी पॉइंट को लेकर हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं इन रोटेशन ऑफ ऑडिटर। जो ट्रांजिशनल पीरियड था ना 3 इयर्स का, उसको लेकर ही रोटेशन ऑफ ऑडिटर पहले समझना है। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, आपके नोट्स में रोटेशन ऑफ ऑडिटर का जो प्रोविजन है पेज नंबर 10, if I'm not wrong, it is page number 110. 110 पर आपके नोट्स के एडजेसेंट पेज पर आप वहां पर हेडिंग दे दो रोटेशन ऑफ ऑडिटर। गिव द हेडिंग रोटेशन ऑफ ऑडिटर, रोटेशन ऑफ ऑडिटर। एंड नाउ डोंट राइट एनीथिंग फॉर द नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स, या जब तक मैं ना कहूं तब तक। उससे पहले मुझे लगा था जस्ट आस्क यू टू राइट। रोटेशन ऑफ ऑडिटर जब मैं कह रहा हूं, पहले ये समझते हैं ऑडिटर का रोटेशन इंडिविजुअल के केस में कब होगा। इंडिविजुअल के केस में 5 इयर्स के टेन्योर के बाद होगा, और ऑडिट फर्म के केस में 10 इयर्स के टेन्योर के बाद होगा। बट नाउ लिसन, रोटेशन ऑफ ऑडिटर में वो कहते हैं 2 बातें। कंपनी के मेंबर्स इन एजीएम, मेंबर्स इन जनरल मीटिंग, ईजीएम और एजीएम में रिजॉल्व, लिसन वेरी केयरफुली, में रिजॉल्व दैट एनी वन ऑडिट फर्म टू whom they have appointed, उस ऑडिट फर्म का जो ऑडिट पार्टनर है और उसकी जो टीम है, ऑडिट पार्टनर की जो टीम है,
it also is kept on rotating on a continuous basis. मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मेंबर्स इन मीटिंग में रिजॉल्व दैट, मान लो एबीसी एंड कंपनी ये ऑडिटर अपॉइंट हुई है, मेंबर्स अपने मीटिंग में रिजॉल्व कर सकते हैं कि एबीसी एंड कंपनी में अगर एक साल कोई ए नाम का पार्टनर क्या कर रहा है, ऑडिट कर रहा है, और उसकी टीम मिलकर ऑडिट करके ऑथेंटिकेट साइन कर रही है, तो अगले साल ए की जगह अब बी साइन करे, मतलब बी ऑडिट करे, उसके अगले साल अब सी ऑडिट करे, ऐसा रोटेशनल बेसिस पर होता रहे, ऐसा मेंबर्स जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करके ऑडिटर को इन्फॉर्म कर सकते हैं। और अगर मेंबर्स ने जनरल मीटिंग में ऐसा रेजोल्यूशन पास किया है तो ही ऑडिटर इज बाउंड टू रोटेट हिज ऑडिट पार्टनर्स आल्सो। बट अगर मेंबर्स ने ऐसा कोई रेजोल्यूशन पास नहीं किया है, देन ओनली वन पार्टनर ऑफ दैट ऑडिट फर्म कैन कंटिन्यू टू साइन। सब लोग हैं, बट ये प्रिविलेज किसके हाथ में दिया है? मेंबर्स के हाथ में दिया। मेंबर्स के हाथ में और एक प्रिविलेज है रोटेशन को लेकर, रोटेशन ऑफ ऑडिटर को लेकर। वो कहता है एक कंपनी का ऑडिट एक से ज्यादा ऑडिटर से हम करवाना चाहते हैं, मेंबर्स चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं। अब एक से ज्यादा ऑडिटर से हम ऑडिट करवाना चाहते हैं तो स्टूडेंट उसे इंटरप्रेट करते हैं, मतलब एक बार ऑडिट होगा फिर नया ऑडिटर फिर से ऑडिट करेगा, नहीं, एक से ज्यादा ऑडिटर मतलब जॉइंट ऑडिटर्स। अ कंपनी कैन अपॉइंट जॉइंट ऑडिटर्स, बट जॉइंट ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट कब होगा? जब मेंबर्स इन जनरल मीटिंग क्या करेंगे, इसको रेजोल्यूशन पास करके कंपनी को कह देंगे यू हैव टू अपॉइंट जॉइंट ऑडिटर्स। जब कंपनी जॉइंट ऑडिटर्स अपॉइंट करेगी, ये ध्यान रखना है, दोनों जॉइंट ऑडिटर्स का टेन्योर सेम ईयर में एंड होना नहीं चाहिए, वरना फिर ऐसा होगा दोनों जॉइंट ऑडिटर्स का टेन्योर सेम ईयर में एंड हुआ तो कुछ पीरियड तक ऑडिट करने के लिए कोई रहेगा नहीं। सो दोनों जॉइंट ऑडिटर्स का टेन्योर सेम ईयर में एंड नहीं हो, इसका ध्यान कंपनी रखना चाहिए। तो रोटेशन ऑफ ऑडिटर में दो बातें जो मेंबर्स के प्रिविलेज में आती है। पहला पॉइंट बोलो, मेंबर्स चाहे तो ऑडिट पार्टनर को और उसके टीम को रोटेशनल बेसिस पर ऑडिट करने के लिए रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं। एंड नंबर 2, मेंबर्स चाहे तो जॉइंट ऑडिटर अपॉइंट करने का भी रेजोल्यूशन पास करते हैं। एक तो मेंबर्स का हुआ, बट व्हाट अबाउट अदर देन मेंबर्स? मतलब रोटेशन ऑफ ऑडिटर का जो मेन प्रोविजन है उसके गाइडलाइंस और रूल्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट लाता है। सो रोटेशन ऑफ ऑडिटर, जहां तक सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स का सवाल है, कंपनीज ऑडिटर एंड ऑडिटर रूल्स 2014 का सवाल है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है जब भी एक इंडिविजुअल ऑडिटर का या ऑडिट फर्म का जो भी टेन्योर है वो जब एंड हो जाता है, अगर उस कंपनी को ऑडिट कमेटी सेटअप करना, कॉन्स्टिट्यूट करना मैंडेटरी है, तो ऑडिट कमेटी नए ऑडिटर को रेकमेंड करेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अगर चाहे जहां पर ऑडिट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट नहीं करना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद रेकमेंड करेंगे। दोनों केस में कहां पर जाएगा? मेंबर्स इन जनरल मीटिंग, और नेक्स्ट ऑडिटर अपॉइंट होगा। ये कॉमन प्रोविजन है। बट अब जब हम किसी ऑडिटर का टेन्योर काउंट करते हैं, इंडिविजुअल के केस में 5 इयर्स एंड ऑडिट फर्म के केस में 10 इयर्स, इसको लेकर स्क्रीन पर देखना क्लैरिफिकेशन दिया है उन्होंने। फॉर एग्जाम्पल आई राइट ओवर हियर इंडिविजुअल ऑडिटर फॉर 5 consecutive years। ये एप्लीकेबल कब से हुआ? 1 अप्रैल 2014। वो कहता है अगर 1 अप्रैल 2014 से पहले कोई इंडिविजुअल ऑडिटर किसी कंपनी का ऑलरेडी 8 साल या 10 साल से ऑडिटर है, तो 1 अप्रैल 2014 के बाद ऐसा बंदा कितने सालों तक ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है? 3 साल तक, ये हमने देखा है। बट मान लो 1 अप्रैल 2014 से पहले वो 2 साल तक ऑडिटर था, तो ऐसे केस में 1 अप्रैल 2014 के बाद उस कितने साल तक ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है? इसे कैलकुलेट करने के लिए वो कहते हैं जो ऑडिटर का टेन्योर है उसे कैलकुलेट करने के लिए हम 1 अप्रैल 2014 के पहले का जो टेन्योर है उसने सर्व किया है उसको भी काउंट करेंगे, उसे भी काउंट करेंगे। सर प्रैक्टिकली एग्जांपल में दो। सो सी ऑन द स्क्रीन, मैं बता रहा हूं कोई ऑडिटर इंडिविजुअल के केस में 5 इयर्स या हम कह सकते हैं 5+ इयर्स से वो ऑडिटर है कंपनी का, ठीक है? तो 5 साल ऑलरेडी सर्व कर चुका है बिफोर 1 अप्रैल 2014, क्लियर है? या 5 साल से ज्यादा पीरियड है, तो ऐसे केस में अब वो 3 साल तक ही ऑडिटर बन सकता है बिकॉज ट्रांजिशनल प्रोविजन फॉर 3 इयर्स। अब ये मान लो 4 साल से ऑडिटर था, 1 अप्रैल 2014 से पहले 4 साल से ऑडिटर था,
तो अब वो 1 अप्रैल 2014 के बाद कितने साल तक बन सकता है? अगेन द लॉ सेज 3 इयर्स. कितना? 3 इयर्स. लिसन, अगर वो 1 अप्रैल 2014 से पहले 3 साल से ऑडिटर था, 3 इयर्स, तो अगेन यहां पर 3 इयर्स. अगर वो 2 साल से ऑडिटर था, अगर वो 2 साल से ऑडिटर था, नाउ द टर्म इन दिस केस विल कम टू 3 इयर्स. नाउ इन दिस केस विल कम टू 3 इयर्स. अगर वो 1 साल से ऑडिटर था, तो यहां पर आएगा 4 इयर्स. मतलब ध्यान दो, 1 अप्रैल 2014 के बाद अब ये जो इंडिविजुअल है कितने साल तक ऑडिटर कंटिन्यू रहा? 5 + 3 हम कहेंगे 8 इयर्स प्लस भी आ सकता है ना. सेकेंड केस में 7 इयर्स, थर्ड केस में 6 इयर्स, देन 5 इयर्स एंड देन 5 इयर्स. मतलब एग्जैक्टली यहां पे 3 साल का ट्रांजिशनल प्रोविजन एंड हुआ. मैं जो बोल रहा हूं समझ रहे हैं? अब यहां पर प्लीज ध्यान रखना, जब वो 4 साल से ऑलरेडी ऑडिटर था, उसके उस टेन्योर को भी काउंट किया गया, 4 साल से उसको भी काउंट किया, तो 1 साल अपॉइंट होना चाहिए. बट ट्रांजिशनल प्रोविजन कितना साल अलाउ करता है? 3 इयर्स. सो हम 3 साल तक उसे कंटिन्यू कर सकते. जब वो 3 साल से ऑलरेडी ऑडिटर था, तो 2 साल तक अपॉइंट होना चाहिए था. बट ट्रांजिशनल प्रोविजन 3 साल अलाउ करता है, इसलिए 3 साल तक. अब यहां पर 2 साल से ऑलरेडी ऑडिटर था, ट्रांजिशनल प्रोविजन वहां पर 3 साल अलाउ करता है, और ऐसे भी वो 3 साल हो सकता है. बट जब वो 1 साल से ऑडिटर था, ट्रांजिशनल प्रोविजन 3 साल अलाउ करता है, बट वहां पर अब वो कितना अपॉइंट हो सकता है? 4 साल तक. सो ट्रांजिशनल प्रोविजन और द पीरियड विच एवर इज मोर, द पीरियड लेफ्ट और ट्रांजिशनल प्रोविजन विच एवर इज मोर, हम उसके सर्विस के लिए ऐड करेंगे ना. अरे समझ रहा है कि नहीं? मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं. अगर वो इंडिविजुअल 8 साल से ऑडिटर था, तो हम देख सकते हैं एज पर द रूल ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर वो अपॉइंट होना नहीं चाहिए. सो 0 + 3, 0 और 3 इयर्स, विच इज हायर? व्हाट इज हायर? 3 इयर्स. तो 3 इयर्स लिया. अगर 4 साल से था, तो 1 साल ही होना चाहिए. बट ट्रांजिशनल प्रोविजन 3 इयर्स है. 1 और 3, विच इज हायर? व्हाट इज हायर? 3. तो ऐसे करते करते हम एंड में यहां पर आए, 1 साल का जब 10 ईयर सर्व किया, तो 4 इयर्स. अगर ये इंडिविजुअल के लिए आपको समझा है, तो फर्म के लिए अब मुझे बोलो सब लोग. मैं फर्म लिख रहा हूं यहां पर. फर्म 1 अप्रैल 2014. फर्म के केस में 5 साल नहीं होगा, फर्म के केस में 10 साल होगा. तो मैं यहां पर मान लो लिखता हूं 10 इयर्स और 10 इयर्स प्लस. तो बोलो इस केस में कितना होना चाहिए? वेरी गुड, 3 इयर्स. 9 इयर्स के केस में 3 इयर्स. सब लोग बोलो. 8 इयर्स के केस में 3 इयर्स. 7 इयर्स के केस में 3 इयर्स. एवरीवन एग्रीज? 6 इयर्स के केस में 4 इयर्स. वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू. 4 इयर्स. क्यों? बिकॉज ऑडिट फर्म 10 साल तक अपॉइंट होती है. अब वो ऑलरेडी 6 इयर्स का टेन्योर सर्व कर चुका है, तो अनएक्सपायर्ड टेन्योर कितना है? 4 इयर्स. और ट्रांजिशनल प्रोविजन 3 इयर्स. विच इज मोर? देन 5 इयर्स है. 5 इयर्स आएगा. 4 इयर्स है. 6 इयर्स. एंड सेम वे इट विल कंटिन्यू. 3 इयर्स है. 7 इयर्स. 2 इयर्स है. 8 इयर्स. 1 ईयर है. 9 ईयर. 9 ईयर. मतलब ध्यान रखना, 1 अप्रैल 2014 से पहले उसने 1 साल सर्व किया था. 139 कहता है, प्लीज ध्यान दो, 139 कहता है ऑडिट फर्म कैन बी अपॉइंटेड फॉर 2 टर्म्स ऑफ कॉन्सेक्यूटिव 5 इयर्स. बट 1 अप्रैल 2014 से पहले जो ऑलरेडी 1 ईयर सर्व किया है, उसको हमने काउंट किया. 1 अप्रैल 2014 के बाद अब उसे मैक्सिमम 9 इयर्स तक ही कर सकते हैं. हाँ, डेफिनेटली इस केस में भी उसका टोटल सर्विस जब हम देखेंगे, फर्स्ट केस में 13 इयर्स प्लस होगा, सेकेंड इसमें 12 इयर्स, देन 11 इयर्स, 10 इयर्स, 10 इयर्स, and now it starts 10 years, 10 years. I'm writing it 10 years again and again. 10 years, 10 years. मतलब देखना यहां पर भी 3 साल के गैप के बाद ही वो क्या हुआ है, 10 इयर्स का टेन्योर स्टार्ट हुआ है. ये एग्जाम्पल देने का पर्पस क्या है, मैं फिर से दोहरा रहा हूं. जब हम इंडिविजुअल के रोटेशनल पीरियड 5 इयर्स को काउंट करेंगे,
या 5 साल की कंसेक्यूटिव ईयर्स को हमें अपॉइंट करना है, तो 1 अप्रैल 2014 से पहले का जो टेन्योर उसने सर्व किया था उसको हम कैलकुलेट करते, उसे हम ऐड करते फॉर दी 5 इयर्स। हाँ, बट अगर उसको ऐड करने के बाद अगर कोई सर्विस बचती नहीं है तो ट्रांजिशनल पीरियड 3 साल तक फिर भी वो रह सकता है। अच्छा सर, आपने ये बता दिया, बट इसके बाद अब रोटेशन ऑफ ऑडिटर में एक और पॉइंट दिया उन्होंने, ये तो सबको समझा, सी ऑन द स्क्रीन, हम इसे बाद में प्रॉपर्ली लिखने वाले, डोंट वरी। ऑन द स्क्रीन एक कंपनी है अर्नस्ट एंड यंग, शायद सबको पता होगा, अर्नस्ट एंड यंग, इसके काफी अलग अलग क्या है डिपार्टमेंट्स है, उसमें से एक डिपार्टमेंट ऑडिट डिपार्टमेंट भी है। अर्नस्ट एंड यंग इस फर्म के अंडर में और कंट्रोल में काफी अलग फर्म्स है, काफी अलग फर्म्स इन द सेंस मैं नाम लिख रहा हूं, रियल लाइफ एग्जांपल्स है एसआर बाटली बॉय एंड कंपनी, देन एस घाटगालिया एंड कंपनी। लिसन नाउ प्लीज, मेन पॉइंट समझो, अंडरस्टैंड द मेन पॉइंट। अर्नस्ट एंड यंग इन दोनों को कंट्रोल करती है, ये दोनों किसके कंट्रोल में है? अर्नस्ट एंड यंग के, मतलब कहीं ना कहीं ई एंड वाई के नेटवर्क में ये है। रोटेशन ऑफ ऑडिटर का कंसेप्ट कहता है अगर एक फर्म आउटगोइंग ऑडिटर और इनकमिंग ऑडिटर सेम नेटवर्क फर्म में से है, आउटगोइंग ऑडिटर एंड इनकमिंग ऑडिटर सेम नेटवर्क फर्म में से है, तो जो इनकमिंग ऑडिटर है उसका अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। मतलब उस आउटगोइंग ऑडिटर को जो 5 इयर्स का कूलिंग पीरियड एप्लीकेबल है, कूलिंग ऑफ पीरियड, वो इनकमिंग ऑडिटर के लिए होगा। इन शॉर्ट, अगर एसआर बाटली बॉय एंड कंपनी किसी कंपनी पीक्यूआर लिमिटेड का 10 इयर्स तक ऑडिट कर चुके हैं एंड नाउ दे आर वैकेटेड, नाउ देयर कूलिंग ऑफ पीरियड स्टार्ट्स, तो उस 10 साल के बाद एस घाटगालिया एंड कंपनी को आप ऑडिट नहीं दे सकते। ध्यान दो, इवन दो इन दोनों में कोई कॉमन पार्टनर नहीं है, बट ये दोनों किसके कंट्रोल में है? ई एंड वाई के। तो कोई भी कंट्रोल में होने वाली फर्म या किसको ओन किया जा रहा है, मैनेज किया जा रहा है, उसको कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं इंडिपेंडेंस इज अफेक्टेड। देखो बहुत माइन्यूटली हम डिस्कस कर रहे हैं, आई होप 2 टर्म्स जो मैंने अभी बताया सबको समझा। तो पहले ये जो समझा है ना, इसको हम प्रॉपर चार्ट पैटर्न में लिखते हैं। आपके नोट्स में उधर हेडिंग दो रोटेशन ऑफ ऑडिटर, और उसमें नीचे 2 एरोज ड्रॉ करो, ड्रॉ 2 एरोज। फर्स्ट एरो में लिखो बाय मेंबर्स, रोटेशन ऑफ ऑडिटर हेडिंग देकर फर्स्ट एरो में लिखो बाय मेंबर्स, एंड सेकेंड एरो में हेडिंग देकर आप लिखो बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जहां पर लिखा ना बाय मेंबर्स, उसके नीचे सिंगल एरो करो और वहां पर लिखो दे में रिजॉल्व to provide that, they may resolve to provide that, डैश कर कर उसके नीचे पॉइंट नंबर 1, in the audit firm appointed by it, in the audit firm appointed by it, comma, the auditing partner and his team, auditing partner and his team, आगे कोई बोलेगा क्या? shall be, auditing partner and his team shall be rotated at such intervals as may be resolved by members, as may be resolved by members। इसमें मैं हाईलाइट करूंगा ऑडिटिंग पार्टनर एंड हिज टीम शैल बी रोटेटेड as may be resolved by members। देन उसी के नीचे पॉइंट नंबर 2,
The audit shall be conducted by, the audit shall be conducted by dash, बोलो, more than one auditor, ब्रैकेट में लिखना, that is joint auditors. More than one auditor, उसका इंटरप्रिटेशन मीनिंग है that is joint auditors. प्रोविजन में more than one auditor दिया है, इट मीन्स आप उधर अंडरलाइन करना जॉइंट ऑडिटर्स. ये मेंबर्स के हाथ में पावर है, मतलब मेंबर्स भी ऑडिट पार्टनर को रोटेट करवा सकते हैं, मेंबर्स भी जॉइंट ऑडिटर प्रोविजन ला सकते हैं. क्वेश्चन आता है जॉइंट अपॉइंट करना है, बोलो कौन कर सकता है. कई बार स्टूडेंट लिखते हैं कि यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पर होता है या सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लिया जाता है. अगर जॉइंट ऑडिटर अपॉइंट करना है, इसके लिए मेंबर्स का रेजोल्यूशन पास करना है. ओके, सेकंड एरो जो बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट दिया ना, उसके नीचे आप सिंगल एरो करके लिखना, द सीजी में, द सीजी में बाय रूल्स प्रिस्क्राइब the manner in which the companies shall rotate their auditor. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये जो भी रोटेशन का रूल है वो कंपनीज ऑडिटर एंड ऑडिटर रूल्स, ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स 2014 में प्रिस्क्राइब किया हुआ है. So, उसमें अंडरलाइन करना, CG may by rules prescribe the manner, और उसके बाद उसके नीचे सिंगल एरो ड्रॉ करो अगेन और लिखो, द ऑडिट कमिटी AC shall recommend, रूल्स में क्या दिया, ऑडिट कमिटी shall recommend to the board, और yes or no, और the board shall, बोलो, on its own consider and make its recommendation, उसके नीचे सिंगल एरो करके, for appointment of next auditor. कहां पर, फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ नेक्स्ट ऑडिटर कहां पर, बाय मेंबर्स इन एजीएम. अरे बोलो समझा कि नहीं, रोटेशन ऑफ ऑडिटर का यही मेन पॉइंट है, ये जो हमने लिखा ना दोनों. इसके बाद जो डिस्कशन हमने किया था 1 अप्रैल 2014 के पहले का जो टेन्योर है वो काउंट होगा. कॉमन ऑडिट पार्टनर का जो पॉइंट दिखा था, आपकी नोट्स में तो नीचे नोट लिखो, नोट नंबर 1. नोट नंबर 1 में लिखना सब लोग वहां पर, एनी पीरियड फॉर विच द इंडिविजुअल और द ऑडिट फर्म has held office as auditor prior to the commencement of this act, ब्रैकेट में लिखना, that is 1/4/2014, prior to the commencement of this act, ब्रैकेट में 1/4/2014, डैश करके आगे लिखो, इट शैल बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर कैलकुलेटिंग द पीरियड ऑफ 5 years, फॉर कैलकुलेटिंग द पीरियड ऑफ 5 consecutive years लिखना, फॉर कैलकुलेटिंग द पीरियड ऑफ 5 consecutive years और 10 consecutive years, it shall be taken into account for calculating the period of 5 consecutive years or
10 consecutive years, comma, as the case may be. As the case may be. और जो लिखा है ना आपने अभी, वहीं पर आगे लिखना रेफर पेज 10, लेट मी चेक, रेफर पेज नंबर 111 रेफर पेज 111। मैं चाहूंगा अगला नोट लिख के दूं, इसके पहले जो मैंने आपको स्क्रीन पर लिख कर दिया था ना एग्जांपल, पेज नंबर 111 पर आप आओ आपके नोट्स में, वहां पर आपको इलस्ट्रेशन दिख रहा है। सब लोग उस इलस्ट्रेशन को मेरे साथ लाउडली पढ़ेंगे, प्लीज बी देयर विथ मी। क्या लिखा है? इलस्ट्रेशन एक्सप्लेनिंग रोटेशन इन केस ऑफ इंडिविजुअल ऑडिटर। फर्स्ट कॉलम क्या दिया है? नंबर ऑफ कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स फॉर विच एन इंडिविजुअल हैज बीन फंक्शनिंग एज ऑडिटर इन द सेम कंपनी in the first AGM held after the commencement of provisions. Second column में maximum number of consecutive years for which he may be appointed in the same company including transitional period. And third column में aggregate period which the auditor would complete in the same company. Come to that first column, अगर उसने 5 साल या उससे ज्यादा ऑलरेडी सर्व किया हुआ है तो ऐसे केस में वो कितने साल तक अपॉइंट हो सकता है? 3 years. हैव वी सीन द सेम थिंग? और आगे वो 8 साल या उससे ज्यादा क्या कर सकता है? अपॉइंट हो सकता है। इट मींस ही कैन कंटिन्यू फॉर पीरियड ऑफ 8 years इवन दो 1 अप्रैल 2014 के बाद ऑडिटर कैन इंडिविजुअल है तो 5 years तक ही होना चाहिए, बट इस केस में वो 8 years तक हुआ है। सेम थिंग व्हेन वी सी, अरे से मुझे आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, 4 years के केस में, 3 years के केस में, 2 years के केस में, द मेन चेंज कम्स इन 1 year, जहां पर अब अगर उसने 1 साल का ऑलरेडी टर्म सर्व किया है तो उसका ट्रांजिशनल पीरियड 3 years है, बट ही कैन बी अपॉइंटेड फॉर 4 years. सो 3 और 4 विच इज अ ईयर? 4 इज द आंसर. ये जो कॉलम है ना वहां पर आप लिखना अनएक्सपायर्ड पीरियड और अनएक्सपायर्ड पीरियड आउट ऑफ 5 years लिखो, अनएक्सपायर्ड पीरियड आउट ऑफ 5 years और 3 years कॉमा ट्रांजिशनल पीरियड, 3 years ट्रांजिशनल पीरियड, whichever is more, whichever is more. वो कहता है का ये समझना जरूरी है, सिर्फ कॉलम देख के मतलब नहीं है। आई होप अगर ये आपको समझा है तो नेक्स्ट पेज नंबर पर, पेज नंबर 112 पर आपको फर्म का मिलेगा, सॉरी 113 पर, 113 पर फर्म का पॉइंट दिया है, वहां पर उसके सेकंड कॉलम में वहां पर हम क्या लिखेंगे? बोलो, अनएक्सपायर्ड, बोलो, पीरियड ऑफ 10 years, करेक्ट, अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ 10 years और 3 years कॉमा ट्रांजिशनल पीरियड, 3 years ट्रांजिशनल पीरियड कॉमा whichever is more. मतलब सिर्फ पिछले इसमें 10 year 5 years था, यहां पर 10 years है। सबको समझा पक्का? तो फर्म के केस में भी आप देख लो चेंज कहां से आया है। चेंज हैज कम फ्रॉम ईयर नंबर 6, पर यस और नो, एंड देन वी गो, जब ईयर नंबर 1 में जाते 1 साल ऑलरेडी उसने सर्व किया है तो हम कहते 1 साल ऑलरेडी सर्व किया है तो वो अनएक्सपायर्ड 10 year 9 years है, 9 years और 3 years विच इज मोर, तो 9 years, सो ही कैन कंटिन्यू इन ऑफिस फॉर पीरियड ऑफ 9 years. टोटल वो वैसे भी 10 साल सर्व कर रहा है। सबको समझा है? बोलो बाबा। नोट नंबर 2 लिखो आपके नोट्स में वहां पर क्विकली। एनी इनकमिंग ऑडिटर और ऑडिट फर्म, any incoming auditor or audit firm under the same network, under the same network of audit firms, under the same network of audit firms with the outgoing auditor डैश करके आगे लिखो,
shall not be eligible for appointment, shall not be eligible for appointment, लिखा है shall not be eligible for appointment। यहां पर आप हाईलाइट करना सेम नेटवर्क ऑफ फर्म्स, सेम नेटवर्क जो लिखा है ना उसको हाईलाइट करना और उसके नीचे उसका मीनिंग लिखना, दैट इज firms operating, that is firms operating comma functioning or under the same brand name, or under the same brand name, comma trade name or common control, अरे बोलो भाई, सबको समझा है? ओके, नाउ जस्ट सी ऑन द स्क्रीन अगेन। एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, उस पॉइंट का एग्जाम्पल मैं दूंगा, आंसर नहीं दूंगा, आंसर आपको देना है। ऑल ऑफ यू सी ऑन द स्क्रीन, A, B, C and company is the auditor of PQR Limited. प्लीज ध्यान रखना। Now, ABC and company में से A जो है ना, A, Mr. A, he certifies the financial statements of PQR, and A is the हम कहते हैं ऑडिट फर्म्स इंचार्ज ऑफ ऑडिट फर्म, ऐसे में इंचार्ज ऑफ ऑडिट फर्म, मतलब एबीसी एंड कंपनी का इंचार्ज कौन है? ए, मतलब इस फर्म का हेड ए है। अब पीक्यूआर लिमिटेड में एबीसी ने 10 इयर्स का टेन्योर सर्व किया, 10 years tenure is served. Now, after 10 years, A resigns and joins a new firm, YZ and Company. A has joined YZ and Company. Now the firm is AYZ and Company. AYZ and Company. Is it clear? Now the question comes, PQR Limited में उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को साइन कौन करता था? ए। एबीसी एंड कंपनी का इंचार्ज कौन था? ए। उन्होंने एक पॉइंट यहां पर दिया जिसको लेकर अभी भी डिबेट चल रहा है, ध्यान रखो। दे से if a auditor in charge of the firm and who certifies the financial statement retires from the firm and joins another audit firm, now the new audit firm AYZ and Company shall also be disqualified to be appointed as an auditor for a period of 5 years. The new audit firm shall also be disqualified, मतलब कूलिंग ऑफ पीरियड उसको एप्लीकेबल हो जाता है। हालांकि YZ एंड कंपनी का कहना यह था, जब एबीसी ने 10 साल ऑडिट किया था उस वक्त ए हमारा पार्टनर नहीं था, तो कॉमन पार्टनर होने का सवाल ही नहीं आता है। अरे सब लोग है कि मेरे साथ? YZ का कहना यह है कि एबीसी ने जब ऑडिट किया था 10 साल तक पीक्यूआर का, उस वक्त हमारा और एबीसी का कोई संबंध नहीं था। तो अब अगर ए ने एबीसी को छोड़कर हमें ज्वाइन किया, हमारे डिस्क्वालिफिकेशन को आप अफेक्ट कर रहे हो, ये गलत है। इंस्टीट्यूट कहती है, मतलब इंस्टीट्यूट ने भी इसको लेकर गाइडेंस नोट दिया है, एमसीए भी वही कह रहा है। वो कह रहा है कि क्योंकि ए क्या कर रहा है, एबीसी एंड कंपनी का इंचार्ज था और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सर्टिफाई कर रहा था, इसलिए अब एवाईजेड एंड कंपनी ऑडिटर बन नहीं सकती। तो उन्होंने इसका नया इंटरप्रिटेशन बना लिया। नया इंटरप्रिटेशन क्या था? अगर मिस्टर बी जो एबीसी का पार्टनर है वो रिटायर होता 10 साल बाद, और वो अगर वाईजेड एंड कंपनी को ज्वाइन करता है तो वो बीवाईजेड एंड कंपनी होती है। ऐसे केस में बी वॉज नाइदर द ऑडिटर इन चार्ज
and B had neither certified the financial statements of PQR. Now BYZ and company can be the auditor. Now BYZ company can be the auditor. There is no question of common partner over here. ध्यान रखना. Now BYZ is not the partner of ABC. B has retired. ध्यान रखो, B has retired and now he has joined BYZ. On the date of appointment, B is not the common partner. मैं जो बोल रहा हूं समझ आए क्या? What interpretation lawmakers did, the people who follow that law made a different interpretation. I hope you are getting it. मैं अगेन दोहरा रहा हूं, ध्यान दो. इस केस में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने, मतलब गवर्नमेंट ने रूल्स के अंदर ये स्पेसिफाई किया, रूल नंबर 6 ऑफ द कंपनीज ऑडिटर रूल्स. उन्होंने कहा है कि जो ऑडिटर इंचार्ज है फर्म का एंड वो सर्टिफाई कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो रिटायर होकर नए फर्म को ज्वाइन करता है तो नया फर्म इनएलिजिबल है. मतलब वो ऑडिटर इंचार्ज पार्टनर नहीं है, वो सर्टिफाई नहीं कर रहा है, वो कोई दूसरा पार्टनर है और वो रिटायर होकर नए फर्म को ज्वाइन करता है तो नई फर्म एलिजिबल है. वो करते हैं क्या? ये हमें नोट में प्रॉपर्ली लिखना है. आपके नोट में वहां पर लिखो, नोट नंबर कौन सा है? नोट नंबर 3 में लिखो, इफ अ पार्टनर हु इज इन चार्ज, if a partner who is in charge of audit firm, if a partner who is in charge of audit firm and also certifies the financial statement of company, and also certifies the financial statements of company. अरे समझ रहा है कि नहीं? Also certifies the financial statements of company, retires from the firm and joins another firm, comma, such other firm shall also be ineligible. Such other firm shall also be ineligible to be appointed. Such other firm shall also be ineligible to be appointed. Bolo. For a period of 5 years. Everyone agrees? अच्छा, वेट अ मिनट. मैंने जो अभी लिख कर दिया है, जो पहले एक्सप्लेन किया था, ये स्क्रीन पर वो एग्जांपल है. तो मेरा क्वेश्चन आपको ये है, अगर ए ज्वाइन होता है वाईजेड कंपनी को तो वाईजेड कंपनी इनएलिजिबल है. बट ए की जगह अगर बी या सी ज्वाइन होते हैं, बी या सी, तो वाईजेड कंपनी एलिजिबल हो गई. बिकॉज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट बी या सी अब एबीसी के पार्टनर्स नहीं है, तो कॉमन पार्टनर वाला पॉइंट यहां पे एप्लीकेबल ही नहीं होगा. देखो, ये जब मैंने नोट लिख कर देना, वहां पे स्टार मार्क करो. जो केस स्टडीज फ्रेम हुई है, मैंने कहा ना मई 2017 सीए फाइनल एग्जाम. और ध्यान रखना, अब ये सीए फाइनल के ओल्ड सिलेबस में था, न्यू सिलेबस में नहीं है. तो सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड नाउ एट सीए इंटर लेवल, डेफिनेटली पूछे जाएंगे. सो ये जो नोट लिख कर दिया, उसको लेकर केस स्टडीज आएंगी. सबको यहां तक क्लियर है? 1 मिनट दे रहा हूं. जो तीनों नोट्स लिखिए, तीनों नोट्स का मीनिंग समझा कि नहीं देख लो पहले क्विकली. तीनों नोट्स का मीनिंग. फर्स्ट नोट क्या था? जो एक्ट कमेंस होने से पहले का पीरियड सर्व किया हुआ है, वो भी हम 5 इयर्स और 10 इयर्स के सर्विस के लिए काउंट करेंगे, इंक्लूडिंग द ट्रांजिशनल पीरियड ऑफ 3 इयर्स. और यस और नो? सेकेंड नोट क्या था? सेम नेटवर्क ऑफ फर्म्स है, सेम नेटवर्क ऑफ फर्म्स विच आर ऑपरेटिंग, फंक्शनिंग और अंडर द सेम ब्रांड नेम, ट्रेड नेम और कंट्रोल, उनको हम इनएलिजिबल मानते हैं. थर्ड नोट क्या कह रहा है? स्क्रीन पर देखो, अगेन मैं बता रहा हूं एग्जांपल. एबीसीएन कंपनी ऑडिटर थी पीक्यूआर की. एबीसीएन कंपनी का ऑडिट फर्म का इंचार्ज कौन था? मिस्टर ए. और मिस्टर ए खुद पीक्यूआर एंड कंपनी, पीक्यूआर लिमिटेड का क्या करता था? फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर्टिफाई करता था, ऑडिट रिपोर्ट. अब ए ने एबीसीएन कंपनी में 10 साल कहते हुए क्या किया? पार्टनर कंटिन्यू किया इज ऑडिटर इंचार्ज.
ऑफ दैट फर्म, 10 साल बाद ए ने रिटायर हो गया फर्म से, बी और सी फिर भी फर्म कंटिन्यू करते, ए रिटायर हो गया और ए ने अब नई फर्म वाईजेड एंड कंपनी ज्वाइन कर ली। अब ऐसे केस में क्योंकि ए पिछले फर्म का ऑडिट इंचार्ज था, ऑडिट फर्म का इंचार्ज था, और वो खुद पीक्यूआर लिमिटेड को क्या करता था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सर्टिफाई करता था, इस केस में अब नई फर्म ए वाईजेड एंड कंपनी ऑडिटर बन नहीं सकती। ये एमसीए ने दिया हुआ क्या है, नोटिफिकेशन है इन द रूल, बट इसको हम मॉडिफाई करते हैं, इसका स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन जब हम करते हैं तो व्हाट इट मींस, अगर यहां पर ए ज्वाइन होने से अगर एलिजिबल नहीं हुई है ए वाई जेड, बिकॉज ए वॉज द ऑडिट इंचार्ज ऑफ द ऑडिट फर्म, अगर बी और सी जो पार्टनर्स थे एबीसी के, वो पीक्यूआर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑथेंटिकेट या साइन नहीं करते थे, वो अगर 10 साल बाद बी और सी छोड़ दे एबीसी एंड कंपनी को, वो ज्वाइन करे वाईजेड एंड कंपनी को, उनमें से कोई भी एक या दोनों, तो ऐसे केस में वाईजेड एंड कंपनी को एलिजिबल माना जाएगा, बिकॉज वहां पर रोटेशन ऑफ ऑडिटर का पॉइंट कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आता है, ऐसा इंटरप्रिटेशन आता है। आई होप इट इज क्लियर। रीजन, अगर ए ने पीक्यूआर के ऑडिट को किया हुआ है, उसने साइन किया है, तो बी और सी आर नॉट अवेयर ऑफ इट, तो इस केस में बी और सी जस्ट बिकॉज वाईजेड को ज्वाइन करेंगे, इसलिए वाईजेड को डिस्क्वालीफाई करना ये गलत होगा, ऐसा उसका इंटरप्रिटेशन होता है। आई होप इट इज क्लियर नाउ। ओके, जस्ट सी ऑन द स्क्रीन, मुझे बोलो कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स कितने साल के लिए होते हैं, इंडिविजुअल के लिए 5 ईयर्स। मैं स्क्रीन पर लिख रहा हूं फॉर इंडिविजुअल 5 ईयर्स के लिए है, 5 ईयर्स, 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। सुन लो, एक इंडिविजुअल ने एक कंपनी, हम यहां पर लिखेंगे एबीसी लिमिटेड कंपनी है, उसमें उस इंडिविजुअल मिस्टर एक्स, ही सर्व्ड एज ऑडिटर फॉर 2 ईयर्स, सर्व्ड एज ऑडिटर फॉर कितना, 2 ईयर्स। आफ्टरवर्ड्स एक्स रिजाइंड, आफ्टरवर्ड्स एक्स रिजाइंड। एक्स का अपॉइंटमेंट कितने साल के लिए होता है, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट एलिजिबल 5 ईयर्स के लिए, 2 साल तक उसने ऑडिटर कंटिन्यू किया, 2 साल उसने रिजाइन कर दिया। अब उसने रिजाइन कर दिया और उसका रेजिग्नेशन, मैं लिख रहा हूं यहां पर 4 साल तक था, ही रिजाइंड एंड द रेजिग्नेशन कंटिन्यूड फॉर 4 ईयर्स। 4 साल बाद एबीसी लिमिटेड फिर से एक्स को ऑडिटर अपॉइंट करना चाहती है। सेकेंड सिचुएशन लिख रहा हूं, एक्स रिजाइन और उसका रेजिग्नेशन 5 ईयर्स तक कंटिन्यू रहा, कितना, 5 ईयर्स तक। 5 ईयर्स बाद अब एबीसी लिमिटेड एक्स को ऑडिटर अपॉइंट करना चाहती है, 5 ईयर्स और मोर पीरियड के लिए रेजिग्नेशन रहा। मैं अब दोनों बातों में आ रही हूं। नॉर्मल इंटरप्रिटेशन क्या होता है स्टूडेंट्स का, अगर एक्स ने एबीसी से रिजाइन कर दिया 2 साल बाद, तो उसको अब कूलिंग ऑफ पीरियड स्टार्ट होगा। कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स का डेफिनेशन दिया है, लिसन केयरफुली। कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स कहता है, कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स मतलब ऑल द प्रीसीडिंग ईयर्स व्हिच ही हैज सर्व्ड एज ऑडिटर wherein the time gap is not more than 5 years or more. टाइम गैप 5 ईयर्स और उससे ज्यादा नहीं होगा, तो वो सारा पीरियड कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के लिए ऐड होगा। अब यहां पर 2 साल की सर्विस के बाद एज अ ऑडिटर 2 साल कंटिन्यू होने के बाद कितने साल तक वो रिजाइन करता है, 4 साल तक। क्या 5 साल का टाइम गैप हुआ है, अरे हुआ है क्या, नहीं। फर्स्ट सिचुएशन में 5 साल का टाइम गैप नहीं हुआ, कितने साल का हुआ है, 4 साल का। तो अब 4 साल बाद एबीसी अगर एक्स को अपॉइंट करना चाहती है, वो कर सकते हैं एक्स को, बट अगले 3 साल तक ही कर सकते हैं, बिकॉज उसके पिछले 2 साल काउंट होंगे। ही कैन बी कंटिन्यूड ओनली फॉर 3 ईयर्स। अब सुनो, 5 साल तक रेजिग्नेशन कंटिन्यूड रहा और 5 साल बाद अब एक्स को अपॉइंट करना है, टाइम गैप हो चुका है। नाउ एक्स कैन बी अपॉइंटेड फॉर कंप्लीट 5 ईयर्स। मतलब अगर टाइम गैप ऑफ 5 ईयर्स नहीं हुआ है, तो पिछला जो सर्व किया हुआ टेन्योर है वो डिडक्ट होगा फ्रॉम 5 ईयर्स। ओके, यस सर ना। तो फिर मैं यहां पर इंडिविजुअल की जगह फर्म लिख रहा हूं। सेम थिंग, कंटिन्यूस फर्म है, हम फर्म का नाम लेंगे एक्स वाई जेड एंड कंपनी। बोलो, सेम थिंग एबीसी लिमिटेड। यहां पर देन द फर्म सर्व्ड एज ऑडिटर फॉर 8 ईयर्स लिख रहा हूं मैं। फर्म सर्व्ड एज ऑडिटर 8 ईयर्स कैसे, पहले 5 साल
और उसके बाद आगे 3 साल तक, 3 साल बाद फर्म ने रिजाइन कर दिया, सो आफ्टरवर्ड्स फर्म रिजाइंड, फर्म रिजाइंड, और वो रेजिग्नेशन अगेन हम सेम टेन्योर लेते हैं, मान लो 4 साल तक था, कितने 4 साल तक था, या यहां पर 10 साल या उससे ज्यादा पीरियड के लिए था। अब बोलो 4 साल तक तो इस केस में फर्म कितने साल तक अपॉइंट हो सकती है, कितने साल तक, 2 साल। क्यों? बिकॉज टाइम गैप 5 साल का हुआ नहीं है, 5 साल का टाइम गैप नहीं हुआ है, तो पिछला टेन्योर देखो, पिछला टेन्योर 8 साल का था, तो इसलिए अब 2 साल। अच्छा, टाइम गैप पिछला टेन्योर मान लो 4 साल का होगा, तो अगला 6 साल हो सकता है, मतलब जो भी पिछला टेन्योर है वो 10 इयर्स के पीरियड में से लेस करना है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं द सेम थिंग, यहां पर आएगा 2 इयर्स, और यहां पर कितना आएगा 10 इयर्स कंप्लीटली, 10 इयर्स कंप्लीटली। तो कॉन्जिक्यूटिव ईयर का डेफिनेशन मैंने ये एग्जाम्पल प्रैक्टिकली दिया है, बट ये दिया इसलिए क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव ईयर का डेफिनेशन थ्योरेटिकल लिखना है। नोट नंबर 4 आप लिखो उधर, कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, हेडिंग दो कॉन्जिक्यूटिव ईयर, और उसके आगे लिखना नोट नंबर 4 में कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के आगे लिखना इट शैल मीन, कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के उधर लिखना इट शैल मीन all the preceding financial years, all the preceding financial years for which the individual or the audit firm, for which the individual or the audit firm has been the auditor until there has been बोलो a break, कितना, a break of 5 years or more, until there has been a break of 5 years or more। लिखा है सबने? ओके, नोट नंबर कौन सा कंप्लीट हुआ है? 4th, सेकेंड लास्ट नोट, नोट नंबर 5 आप लिखो, वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था जॉइंट ऑडिटर के टेन्योर के बारे में, अब डायरेक्टली लिख लो, वहां पर लिखो इन केस ऑफ जॉइंट ऑडिटर्स, इन केस ऑफ जॉइंट ऑडिटर्स, इन केस ऑफ जॉइंट ऑडिटर्स डैश करके आगे लिखो द कंपनी मे फॉलो द रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स, द कंपनी मे फॉलो द रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स in such a manner that both or all of the joint auditors, both or all of the joint auditors, all क्यों दिया है, 2 से ज्यादा भी ऑडिटर रह सकते हैं, both or all of the joint auditors do not complete their term in the dash in the same year, do not complete their term in the same year। बोलो सबको क्लियर है? नोट नंबर 4 हो गया, लास्ट नोट नंबर 5 फर्म इंक्लूड्स LLP, बस। नोट नंबर 6 mutatis mutandis with appropriate changes, अब लिखो फर्म इंक्लूड्स LLP, दैट इटसेल्फ इज द नोट, मतलब ऑडिट फर्म हम कह रहे हैं ना, LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो फर्म मतलब वहां पर पार्टनरशिप फर्म नहीं है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप LLP फर्म है, तब भी वहां पर वो सेम क्राइटेरिया है। ओके, यहां पर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर और रोटेशन ऑफ ऑडिटर हो गया, बट अगर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर का पॉइंट हो गया, रोटेशन हो गया, माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, प्लीज ध्यान रखना, आई गिव यू 1 मिनट बिफोर आई गो टू द क्वेश्चन पार्ट। ये जो आपने नोट्स लिखे ना, कितने नोट्स है? 6 नोट्स। हमने पहले 3 नोट्स तो देखे थे, रोटेशन ऑफ ऑडिटर का पॉइंट देखा हुआ है,
अभी तक के डिस्कशन में राइट फ्रॉम 139 सब क्लॉज 1 से लेके 139 सब क्लॉज 5 तक कहां पर कोई डाउट है, डिफिकल्टी है तो पूछो मुझे क्विकली। कोई भी पॉइंट नोट वाला हो या मेन प्रोविजन हो, डोंट टेक इट एज अ ब्रेक। मैंने पहले कहा 139 इज अ वेरी बिग सेक्शन। अदरवाइज आई एम आस्किंग यू क्वेश्चन। यस बेटा बोलो, जस्ट अ मिनट प्लीज। हाँ द पॉइंट सेज व्हेन द कंपनी जॉइंट ऑडिटर का कंसेप्ट उसने पूछा है, वो जो अभी नोट नंबर 5 आपने लिखा है, उसमें ऐसा इंटरप्रिटेशन है कि जब एक से ज्यादा ऑडिटर होते हैं जॉइंट ऑडिटर्स, कंपनी ने ध्यान रखना चाहिए जॉइंट ऑडिटर्स का टेन्योर सेम ईयर में एंड ना हो। मतलब एक बार एक ऑडिटर अपॉइंट हो गया, उसके बाद जो नया ऑडिटर अपॉइंट होगा वो अगले एजीएम में होगा, तो टेन्योर जो होगा वो बराबर से 5 इयर्स बाद पहले ऑडिटर का लैप्स होगा, मान लो इंडिविजुअल है तो, और उसके 1 साल बाद दूसरे ऑडिटर का लैप्स होगा। मतलब एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम फर्म कंपनी के लिए एक ऑडिटर पक्का होगा। दैट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ इट, देयर इज नथिंग एल्स फ्रॉम इट। और अगेन उसमें एक वर्ड है कंपनी में दिया ना, में मतलब इट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज फॉर देयर कन्वीनियंस पर्पस दे कैन डू, बट इफ दे वांट टू अपॉइंट बोथ द जॉइंट ऑडिटर्स इन द सेम एजीएम नो प्रॉब्लम, इट इज ऑप्शनल पॉइंट है ना, में दिया है, बट ये उन्होंने रेकमेंड किया है इन द रूल्स। क्लियर? हाँ, आप ऐसे पॉइंट्स जो उसने पढ़े हैं वैसे ही पढ़कर आप मुझे पूछो, इसलिए मैं वक्त दे रहा हूं, कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं है हमारे पास। घर में बाद में क्वेरी ना आए इसलिए बोल रहा हूं। सेकेंड नोट क्या लिखा है? सेकेंड नोट में सेम नेटवर्क ऑफ फर्म्स, उसका एग्जाम्पल मैंने जो दिया था स्क्रीन पर, उस एग्जाम्पल को आप देखोगे बेटा, यू विल गेट एन इंटरप्रिटेशन ओवर देयर। अब यहां पर ये 2 फर्म्स है, एसआर बाटली बॉय एंड एस घाटगालिया एंड कंपनी, दोनों फर्म के पार्टनर्स अलग है। अगर एसआर बाटली बॉय एंड कंपनी पीक्यूआर लिमिटेड का 10 साल तक ऑडिट कर चुकी है, अब 10 साल बाद वो पीक्यूआर लिमिटेड एस घाटगालिया एंड कंपनी को ऑडिट दे रही है, तो थाली का घी थाली में ही रहेगा, बिकॉज ये दोनों किसके कंट्रोल में है? ई एंड वाई के। तो इन दैट केस रोटेशन ऑफ ऑडिटर के पॉइंट का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, इसलिए उन्होंने सेम नेटवर्क ऑफ फर्म्स को भी क्या किया? एक्सक्लूड किया। जैसे कॉमन पार्टनर एक्सक्लूडेड है ना, सेम नेटवर्क ऑफ फर्म्स भी एक्सक्लूडेड है। एनीथिंग एल्स? ओके, सो फर्स्ट अभी हमने 139(1) में, अच्छा यू आस्किंग समथिंग, बोलो क्या? अच्छा अगर मगर है 120, मैं अंडरस्टैंडिंग वाला पॉइंट पूछ रहा हूं, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, मैंने मना नहीं किया। 120 अंडरस्टैंडिंग में कोई डाउट है कहीं पर लिखा हुआ? नहीं, वेरी गुड, बिकॉज अदरवाइज तो ऐसे बहुत ही हो जाएंगे क्लास में। आई होप यू अंडरस्टैंड। हाँ, अगर बहुत ही तुम्हारा भारी पॉइंट रहा ना, कल मैं क्लास को बता दूंगा, बहुत भारी पॉइंट रहा तो, नहीं तो फिर तुम्हें पता है। ओके, सो प्लीज लिसन नाउ ऑल ऑफ यू। हमने कहा ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन से मीटिंग में हो रहा है? फर्स्ट एजीएम में। सी ऑन द स्क्रीन, एबीसी लिमिटेड, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मतलब इनकॉर्पोरेशन 1/1/2017। मान लो इनका एजीएम हो रहा है 1 अगस्त 2018 को, फर्स्ट एजीएम हो रहा है। प्लीज सी ऑन द स्क्रीन ना, फर्स्ट एजीएम कब हो रहा है? 1 अगस्त 2018 को। क्या ये वैलिड है? अरे वैलिड है क्या? डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी 2017 है, तो इनका फाइनेंशियल ईयर एंड होगा 31 मार्च 2018 को। तो फर्स्ट एजीएम इन्होंने 1 अगस्त को हेल्ड किया, वैलिड है। अब ध्यान दो, हम कहते हैं ऑडिटर का अपॉइंटमेंट फर्स्ट एजीएम में होगा, बट कंपनी तो रजिस्टर्ड हो चुकी है 1 जनवरी 2017 को। तो
जब तक 1 अगस्त 2017 का फर्स्ट एजीएम ना हो तब तक कंपनी के अकाउंट्स का ऑडिट कौन करेगा? इसलिए कंपनीज एक्ट में एक नया प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया गया 139 में, जिस कंसेप्ट का नाम है फर्स्ट ऑडिटर। क्या नाम है? फर्स्ट ऑडिटर। फर्स्ट ऑडिटर कंसेप्ट कहता है, जैसे ही, प्लीज ध्यान दो, जैसे ही कंपनी रजिस्टर हो जाएगी, रजिस्टर होने के 30 डेज के अंदर, विद इन 30 डेज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कौन, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के लिए फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करेंगे। आई रिपीट अगेन, जैसे ही कंपनी रजिस्टर हो जाएगी, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ जाएगा, उसके 30 डेज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के लिए फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करेंगे, हु विल होल्ड ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। वो ऑफिस सिर्फ फर्स्ट एजीएम तक होल्ड करेगा, उसका कोई 5 इयर्स का टेन्योर नहीं है। आई रिपीट अगेन, जैसे ही कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, विद इन 30 डेज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसे अपॉइंट करेंगे फर्स्ट ऑडिटर को। अब मान लो द लॉ सेज इफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेल टू अपॉइंट विद इन 30 डेज, किसी कारणवश बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट नहीं कर पाए, नाउ आफ्टर 30 डेज दे डोंट हैव अ राइट टू अपॉइंट। लिसन, if the board of directors fail to appoint within 30 days from the date of registration, after 30 days the board of directors have to now inform the members matlab shareholders, and thereafter the shareholders will appoint this auditor within 90 days in an EGM, extraordinary general meeting। मतलब सुनो, 30 डेज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपॉइंट नहीं किया, टाइम लैप हो चुका है, टाइम इलैप्स्ड हो चुका है। नाउ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव टू कॉल अ EGM, एंड द EGM once they inform, मतलब they have to send a notice, and within 90 days that first auditor must be appointed। ये जो फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट होगा इस केस में, ये भी कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट EGM तक कंटिन्यू रहेगा। दे हैव जस्ट लेफ्ट दैट, हम कह सकते हैं उस गैप को फिल करने के लिए दिया है। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं कर पाया तो शेयरहोल्डर्स इन जनरल मीटिंग, मेंबर्स इन जनरल मीटिंग। सबको समझा? अरे बोलो भाई, फर्स्ट ऑडिटर कंसेप्ट है, सिंपल है, बट ये फर्स्ट ऑडिटर सिर्फ नॉन गवर्नमेंट कंपनी के लिए। ये जो अभी हमने रूल देखा ना, ये किसके लिए? नॉन गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी के केस में ऑडिटर C&AG, नाम सुना है? हुई C&AG? मैं नहीं हूं। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल वो अपॉइंट करता है। तो गवर्नमेंट कंपनी के केस में फर्स्ट ऑडिटर का भी ड्यूटी अपॉइंट करने का राइट उसको दिया हुआ है। गवर्नमेंट कंपनीज को लेकर जब अपॉइंटमेंट देखेंगे ऑडिटर का, उस वक्त हम इसे डिस्कस करेंगे। अभी हम नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में फर्स्ट ऑडिटर देख रहे हैं। तो आपके नोट्स में नेक्स्ट हेडिंग दो उधर, सेक्शन 139 सब क्लॉज 6, सेक्शन 139 सब क्लॉज 6, और उसके आगे लिखना फर्स्ट ऑडिटर्स, उसके नीचे लिखना इन केस ऑफ, बोलो, नॉन गवर्नमेंट कंपनी, इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी, उसके नीचे आप सिंगल एरो ड्रॉ करके लिखो, टू बी अपॉइंटेड अगेन, उसके नीचे सिंगल एरो करके पॉइंट नंबर 1, by the board of directors, डैश करके आगे लिखना, within 30 days of the date of registration, मतलब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, within 30 days of the date of registration of company। उसके नीचे पॉइंट नंबर 2 लिखना, इफ द BOD फेल्स, डैश करना और रोमन स्मॉल 1 लिखना, जैसे मैं लिख रहा हूं, BOD टू इन्फॉर्म द मेंबर्स of company, then Roman small point number 2, company in general meeting
company in general meeting may appoint the first auditor the Roman small point number 3 within 90 days at an EGM, within 90 days at an EGM. कंपनी इन जनरल मीटिंग मतलब मेंबर्स, within 90 days at an EGM. So within 30 days of the date of registration, within 90 days at EGM. लिखा है सबने? अच्छा, इसके नीचे नोट लिखना, नोट में द फर्स्ट ऑडिटर आप लिखना, द फर्स्ट ऑडिटर सो अपॉइंटेड, द फर्स्ट ऑडिटर सो अपॉइंटेड, आगे कौन कंप्लीट करेगा? The first auditor so appointed shall hold office until the, correct, until the conclusion of first AGM. Shall hold office. The first auditor so appointed shall hold office until the conclusion of first AGM. Until the conclusion of first AGM. सबको समझा? Okay. सर फर्स्ट ऑडिटर का पॉइंट बता दिया, ऑडिटर का पॉइंट बता दिया, मतलब अब हम समझ रहे कंपनी रजिस्टर हो गई, पहले फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट हो गया, वो फर्स्ट ऑडिटर फर्स्ट एजीएम तक कंटिन्यू हुआ, उसके बाद ऑडिटर अपॉइंट हुआ, इंडिविजुअल है तो 5 इयर्स तक और फर्म भी है तो 5 कॉन्सेक्यूटिव इयर्स तक, उसके बाद उनका रीअपॉइंटमेंट होगा फर्म का, यहां तक हम पहुंचे। बट सर आवर क्वेश्चन इज, जो फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट हुआ है ना अभी, उसने फर्स्ट एजीएम से पहले उसका डेथ हो गया, हो सकता है ना? प्लीज लिसन, अरे यार आप समझो प्लीज मेरी बात को, मैं सारा परमिटेशन कॉम्बिनेशन क्रिएट कर रहा हूं फॉर अ न्यू प्रोविजन। फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट हो गया, फर्स्ट एजीएम के डेट से पहले उस फर्स्ट ऑडिटर का डेथ हो गया। अब ऐसे केस में ऑडिटर तो फर्स्ट एजीएम तक चाहिए, तो अंजाम क्या होगा? नंबर 1। नंबर 2, फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट हुआ, उसका डेथ नहीं हुआ, फर्स्ट ऑडिटर ने खुद ब खुद रिजाइन कर दिया, रिजाइंड वॉलंटरली बिफोर द फर्स्ट एजीएम, उस केस में अंजाम अलग होगा। ओके, जैसे आपने फर्स्ट ऑडिटर के लिए कहा, सर फर्स्ट ऑडिटर नहीं था, कंपनी का ऑडिटर था, मतलब फर्स्ट एजीएम में जो ऑडिटर अपॉइंट हुआ था ना, फर्स्ट एजीएम में उसने 5 साल की सर्विस के पहले, 5 साल के उसके टेन्योर से पहले जो इंडिविजुअल ऑडिटर था, उससे पहले उसका डेथ हो गया या फिर उसने रिजाइन कर दिया। मतलब कोई भी ऑडिटर हो, फर्स्ट ऑडिटर हो या हमारा रेगुलर ऑडिटर हो, उसका अगर डेथ हो गया या उसने रिजाइन कर दिया, तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में उसको हम कहते हैं कैजुअल वैकेंसी। क्या कहते हैं? कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ ऑडिटर। और द लॉ सेज एनी कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ ऑडिटर मस्ट बी फिल्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स except when the vacancy is caused due to resignation of auditor. Any casual vacancy in the office of auditor must be filled by the board of directors except when the casual vacancy arises due to resignation of auditor. Because auditor resign कर रहा है तो definitely कुछ तो गड़बड़ है। ऐसे केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में वो वैकेंसी फिल करने का, कैजुअल वैकेंसी फिल करने का पावर नहीं है, वो पावर मेंबर्स के पास जनरल मीटिंग में है। I hope you're getting it. तो कैजुअल वैकेंसी 2 केस में ही होगी, एक तो इन केस ऑफ रेजिग्नेशन, इन केस ऑफ अदर देन रेजिग्नेशन। अदर देन रेजिग्नेशन में क्या होगा? डेथ। बट डेथ के अलावा भी क्या हो सकता है? अगर फर्म डिस्क्वालीफाई हो गई, फर्म के अंदर मान लो कुछ ऐसा पार्टनर आ गया जो ऑलरेडी उस कंपनी का ऑडिट कर चुका था, अरे बोलो भाई, और वहां पर उसको डिस्क्वालीफाई माना गया, ही वाज द ऑडिट इन चार्ज ऑफ द प्रीवियस फर्म, सर्टिफाइड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अब वो पार्टनर बन गया तो डिस्क्वालीफाई हो गया ना। मतलब किसी भी तरह से कैजुअल वैकेंसी होगी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिल करेंगे एक्सेप्ट रेजिग्नेशन। बट रेजिग्नेशन हो या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिल करे, दोनों केस में जो कैजुअल वैकेंसी फिल की जाएगी ना, वो ऑडिटर 5 साल तक अपॉइंट नहीं होगा। अगेन ही विल होल्ड हिज ऑफिस अंटिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम। मतलब ये सारा इसलिए दिया गया प्रोविजन ताकि कंपनी के पास हर बार कोई ना कोई ऑडिटर होना जरूरी है। तो आपके नोट्स में कैजुअल वैकेंसी के लिए हम एक चार्ट ड्रॉ करेंगे, लिखो वहां पर सेक्शन 139 सब क्लॉज 8,
सेक्शन 139 सब क्लॉज 8, फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी, फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी, और फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी हेडिंग देकर उसके नीचे आप सिंगल एरो दो पहले, एनी कैजुअल वैकेंसी, एनी कैजुअल वैकेंसी caused in the office of auditor, caused in the office of auditor, आप उसके नीचे दो एरोस ड्रॉ करो। वेरी गुड, तरक्की करोगी जिंदगी में। फर्स्ट टर्म लिखो बाय दी, फर्स्ट टर्म लिखो बाय द रेजिग्नेशन, बाय द रेजिग्नेशन ऑफ दी, बाय द रेजिग्नेशन ऑफ एन ऑडिटर, और करके सेकेंड एरो लिखो में बाय एनी अदर रीजन, उसके लिए ब्रैकेट में एग्जाम्पल सिर्फ लिखना डेथ। ये कहीं प्रोविजन पर दिया नहीं है, बट ये आपके नॉलेज के लिए मैं दे रहा हूं वहां पर। ओके, सो बाय द रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर के नीचे आप सिंगल एरो ड्रॉ करोगे। कुछ स्टूडेंट जो चुक चुक कर रहे हैं वो नास के कांधे, पेशेंस ही नहीं उनमें। मैं बराबर उसको सेट करा था आपके लिए। किसको? स्क्रीन को। यहां पर एनी कैजुअल वैकेंसी कॉज इन द ऑफिस ऑफ ऑडिटर, वहां पर बाय द रेजिग्नेशन ऑफ एन ऑडिटर एंड बाय एनी अदर रीजन। अब यहां पर बाय द रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर के नीचे पॉइंट नंबर 1 लिखो आप उधर, बीओडी, बीओडी shall recommend, BOD shall recommend the auditor to be appointed, BOD shall recommend the auditor to be appointed, auditor to be appointed। oh, BOD shall recommend, बट सर जिस कंपनी में BOD नहीं है, ऑडिट कमिटी है, वहां पर रेकमेंड कौन करेगा? ऑडिट कमिटी। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। यहां पर BOD shall recommend the auditor to be appointed। आपको ध्यान रखना है, जहां पर ऑडिट कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड है, वहां पर ऑडिट कमिटी रेकमेंड करेगी बोर्ड को, और बोर्ड उसे मेंबर्स के पास सेंड करेंगे। सो लिखो BOD shall recommend the auditor to be appointed। उसके नीचे पॉइंट नंबर 2, the recommendation, the recommendation shall be approved, shall be approved by the company at a EGM held within 3 months of the recommendation, held within 3 months of the recommendation। उसके नीचे पॉइंट नंबर 3, अच्छा पॉइंट नंबर 3 मत लिखो, रहने दो ऐसे। पॉइंट नंबर 1 एंड 2 उतना ही है। रेजिग्नेशन के केस में आप वहां पर हाईलाइट करना, फर्स्ट इसमें कंपनी एट अ EGM हेल्ड विद इन 3 months ऑफ द रिकमेंडेशन, अप्रूव्ड बाय द कंपनी एट अ EGM, ऐसे लिखो। अप्रूव्ड एट अ by the company at a EGM held within 3 months of the recommendation। सबको क्लियर है? ओके, सेकेंड एरो में आओ, by any other reason, तो कौन फिल करेगा वैकेंसी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो लिखो उधर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स may fill कैजुअल वैकेंसी। अब यहां पर मे का अर्थ मस्ट है, मस्ट। ध्यान रखना, सुन सर मे ना तो करेंगे नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है, उनको करना पड़ेगा। may fill casual vacancy within 30 days, within 30 days। और अब मज्जा देखो, फर्स्ट एरो और सेकंड एरो को ज्वाइन करके उसके नीचे सिंगल एरो करो और वहां पर लिखो द ऑडिटर, क्या? अपॉइंटेड, द ऑडिटर अपॉइंटेड shall होल्ड ऑफिस, कितना? 5 साल ना? होल्ड ऑफिस टिल, नेक्स्ट मत बोलो, कंक्लूजन बोलो, टिल कंक्लूजन ऑफ
नेक्स्ट ईजीएम। कई बार ईजीएम होता नहीं है ना, तो जब तक वो ईजीएम नहीं होगा तब तक कंटिन्यू होगा वो। नेक्स्ट ईजीएम का डेट जो था वो डेट पर ईजीएम नहीं भी हुआ तो ईजीएम जब तक नहीं होगा तब तक वो कंटिन्यू होगा टिल द कंक्लूजन। दिया ना, कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट ईजीएम। फर्स्ट ऑडिटर के लिए भी दिया था कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट ईजीएम। देखो, होल्डिंग फर्स्ट नेक्स्ट ईजीएम एंड कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट ईजीएम में फर्क है। मतलब जब तक ईजीएम होता नहीं है तब तक वो ऑडिटर कंटिन्यू रहेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ इट। सबको समझा है? 139 सब क्लॉज 8 हमने देखा है। अभी आखिरी के जो दो प्रोविजन देखे ना, फर्स्ट ऑडिटर एंड कैजुअल वैकेंसी, आई होप दे आर सिंपल। इसमें एज सच कुछ डिफिकल्ट लेवल नहीं है। रिक्वेस्ट तो पहले उसके ही क्वेश्चन देखते। पेज नंबर 113 पर आओ, पहले कैजुअल वैकेंसी का क्वेश्चन सॉल्व करते। 113 नहीं, जस्ट अ मिनट। हाँ, फर्स्ट, हाँ, a query has been asked, but ये डाउट एक्चुअली लेटर स्टेज पर आना चाहिए था, once we go to that reappointment part। अभी तक हमने अपॉइंटमेंट देखा, रीअपॉइंटमेंट पार्ट देखा है क्या? नहीं। बट हर क्वेरी इज, लिसन ऑल ऑफ यू, जो फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट हुआ है, क्या वो फर्स्ट एजीएम में फिर से रीअपॉइंट हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है, बट उसके लिए रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर का पॉइंट आने वाला है, कमिंग सून। वेट अ मिनट, अभी हम सिर्फ क्या देख रहे हैं? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। अपॉइंटमेंट पहले कंप्लीट कर ले, फिर रीअपॉइंटमेंट में जाएंगे। तो आपके नोट्स में उधर पेज नंबर, इट्स माय मिस्टेक, नॉट इट्स पेज नंबर 113, कौन सा पेज है? ओके, यू नो बेटर, वेरी गुड। पेज नंबर 11, नो, इट इज पेज नंबर 119। पेज नंबर 119 पर आ जाओ सब लोग। पेज नंबर 119, वहां पर आप देखना, पेज नंबर 117 पर वो प्रोविजन दिया कैजुअल वैकेंसी का, एंड पेज नंबर 119 पर जो क्वेश्चन है, सब लोग मेरे साथ पढ़ना स्टार्ट करो लाउडली। प्रकाश कैरियर्स लिमिटेड, मैंने कहा मेरे साथ, मेरे से पहले नहीं। प्रकाश कैरियर्स लिमिटेड अपॉइंटेड मिस्टर रमन as its auditor in the AGM held on 30th September 2016. Very good. Initially, he accepted the appointment, but he resigned from his office on 31st October 2016. किस लिए? For personal reasons. ठीक है ना भाई? मतलब उसका अपॉइंटमेंट 30 सितंबर 2016 के दिन हुआ था। He resigned from his office. आगे, the board of directors seek advice for filling up the vacancy by appointment of Mr. Albert as auditor. Please listen. मतलब वो अब रमन की जगह किसको अपॉइंट करना चाहते हैं? अल्बर्ट। लिसन, ये लगता केस स्टडी है, बट ये पूरा की पूरा थियोरेटिकल क्वेश्चन है। और यही मैं आपको बताना चाहता हूं, कैजुअल वैकेंसी हो या फर्स्ट ऑडिटर हो, इनको लेकर जब भी ऐसा केस स्टडी वो फ्रेम करते हैं, वो केस स्टडी होता ही नहीं है। Instead of asking you write a provision of casual vacancy, they are framing a question, and at the end when we read, they seek your advice. Advice पूछा है मतलब प्रोविजन छाप देने का। एडवाइस में सब बताते हो आप। So advice for filling up the vacancy by appointment of Mr. Albert as an auditor. यहां पर भले ही रेजिग्नेशन हुआ है, हम सिर्फ फर्स्ट एरो नहीं लिखेंगे, हम 2 एरोज लिखेंगे। वो करते का, तो इसलिए मैंने कहा छाप देने का। वहां पर नीचे आंसर पढ़ो मेरे साथ। In the present case, as the auditor has resigned, the casual vacancy so created can be filled up by the board appointing Mr. Albert. However, the appointment of Mr. Albert must be approved by the company by Likodar, by passing an ordinary resolution. By passing an ordinary resolution at a general meeting of the company, by passing an ordinary resolution at the general meeting of the company। उसके आगे पढ़ो, which must be convened by, लिखो, the board within 3 months, of recommendation of the board, within 3 months of the recommendation of the board। बगैर मटेरियल के क्लास में बैठो मत। Within 3 months of the recommendation of the board,
लिखा है सबने? ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव डिस्कस्ड फर्स्ट. आई रिक्वेस्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आओ. क्वेश्चन नंबर 5 विच इज देयर ऑन पेज नंबर 117. प्लीज रीड दैट क्वेश्चन नंबर 5. सब लोग. स्टेट द प्रोसीजर फॉर फॉलोइंग एक्सप्लेनिंग द रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट. क्वेश्चन इतना बड़ा फ्रेम करते ना, आंसर इतना सा होता है. आगे देखो. अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर. When the board of directors did not appoint the first auditor within 1 month from the date of registration of company. Clearly दिया. If board of directors failed to do so, 3 बातें लिख कर दी है मैंने, इसलिए वो पॉइंट में लिख कर दिया. Number 1, board of directors must inform the members of the company. Number 2, members in general meeting will appoint. And number 3, general meeting must be held within 90 days. Correct? In an AGM, sorry, in an EGM. तो उधर लिखो आप मेरे साथ. आंसर के सेकंड पैराग्राफ में आओ सब लोग. सेकंड पैराग्राफ. सेक्शन 139 सब क्लॉज 6 कंटिन्यूज टू प्रोवाइड फर्दर दैट इफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेल्स टू अपॉइंट सच ऑडिटर, यू राइट डाउन ओवर देयर, इट शैल इन्फॉर्म द मेंबर्स ऑफ कंपनी. इट शैल इन्फॉर्म द मेंबर्स ऑफ कंपनी. एक बार लिखने पर बार बार लिखोगे तो फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा. ध्यान दो, इसलिए वो जगह दिए वहां पर. इट शैल इन्फॉर्म द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, कॉमा, हु शैल within dash within 90 days, who shall within 90 days at an EGM appoint such auditor. Who shall at an EGM within 90 days at an EGM appoint such auditor. आगे पढ़ लो. And such auditor shall hold office till the conclusion of first EGM. ये हमें पता है, सबको क्लियर है? ओके, क्वेश्चन नंबर 5 यू हैव डिस्कस्ड. कम टू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑन पेज नंबर 115. सब लोग पढ़ो मेरे साथ. क्या दिया? मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ PQR लिमिटेड हिमसेल्फ वांट्स टू अपॉइंट श्री गणपति, अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज फर्स्ट ऑडिटर ऑफ कंपनी. कमेंट ऑन द प्रपोज्ड एक्शन ऑफ द MD. फर्स्ट ऑडिटर का प्रोविजन छापने का, सुनो, फर्स्ट ऑडिटर छाप देने का, और फिर आंसर में आप पहले लास्ट कंक्लूजन पढ़ लो. क्या दिया? इन ऑफ द अबव MD ऑफ PQR शुड बी एडवाइज्ड नॉट टू अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर. दैट्स इट. क्योंकि MD फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंट करेगा क्या? नहीं. तो पहले फर्स्ट ऑडिटर के ऊपर क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑडिटर छाप देने का और कंक्लूजन में अपॉइंट लिख देने का. सो आई विल से आंसर में आ जाओ. फर्स्ट लाइन, सेक्शन 139 सब क्लॉज 6 lays down that the first auditor or auditors of company shall be appointed by, आगे लिखो, the board of directors within 30 days from the date of registration of the company. Within 30 days from the date of registration of the company. ओ माहिती है का? Within 30 days from the date of registration of the company. तो सेकेंड पैराग्राफ में पढ़ो जरा. In the instant case, appointment of Sri Ganpati, a practicing chartered accountant, as first auditor by MD by himself is in violation of 139(6), which authorizes, लिखो उधर, board of directors to appoint the first auditor of the company. ऑलरेडी दिया है. एक्चुअल अथॉरिटी किसको है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को. क्लियर है सबको? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है. क्वेश्चन नंबर 3 हमने कल ही किया था. ओके, प्लीज आपके नोट्स में जो पॉइंट्स टू बी स्टडी दिया ना, उसमें आ जाओ सब लोग क्विकली. पॉइंट्स टू बी स्टडीड में आ जाओ. वहां पर फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, सेक्शन 139 सब क्लॉज 1 एंड टर्म ऑफ ऑडिटर. ये दोनों हमने कल लेक्चर में देखा था. फर्स्ट ना, आज अभी रोटेशन ऑफ ऑडिटर, फर्स्ट ऑडिटर एंड कैजुअल वैकेंसी, अगले 3 पॉइंट्स हुए. लिसन वेरी केयरफुली प्लीज. रोटेशन ऑफ ऑडिटर का जो पॉइंट था आज का हमने डिस्कस किया था. सब लोग ध्यान दो. रोटेशन ऑफ ऑडिटर, मेंबर्स के हाथ में क्या प्रिविलेज है? मेंबर्स एक ऑडिट फर्म के ऑडिट पार्टनर एंड उसके टीम को रोटेशनल बेसिस पर ऑडिट करने का रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं. नंबर 2, मेंबर्स चाहे तो जॉइंट एडहॉक अपॉइंट करने का भी रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं. अच्छा, इन दोनों के अलावा रोटेशन ऑफ ऑडिटर को लेकर जो भी रूल्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ले डाउन करेगा, जिसमें जैसे ही ऑडिटर या ऑडिट फर्म का टेन्योर एक्सपायर होता है
ऑडिट कमिटी एक नए ऑडिटर को रेकमेंड करेगी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद रेकमेंड करेंगे टू द मेंबर्स इन जनरल मीटिंग एंड देयर आफ्टर द नेक्स्ट ऑडिटर विल बी अपॉइंटेड। जब भी हम नोट हमने देखा था नोट नंबर 1, जब भी हम किसी ऑडिटर का 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स या 10 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स कैलकुलेट करते हैं, उस वक्त ये एक्ट जब कमेंस हुआ है, कमेंस होने से पहले का जो भी उसका सर्विस था, टेन्योर था, उसको हम काउंट करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग द 5 इयर्स और 10 इयर्स ऑफ सर्विस। नंबर 2, सेम नेटवर्किंग फर्म्स के ऑडिटर है तो ऐसे केस में उनको इनएलिजिबल माना जाएगा। मतलब इनकमिंग ऑडिटर एंड आउटगोइंग ऑडिटर सेम नेटवर्किंग फर्म में है तो इनकमिंग ऑडिटर इज इनएलिजिबल, याद है कि नहीं। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 देखा था, इफ अ पर्सन हु इज इन चार्ज ऑफ एन ऑडिट फर्म and also certifies the financial statements of a company and he retires from that audit firm after the tenure is over or after the tenure of service of 10 years and he joins another audit firm, then that audit firm where he joins is also ineligible to be appointed as auditor for a period of 5 years of the same company. उसके बाद कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स को लेकर डेफिनेशन देखा था। कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में हम जब काउंट करते हैं, कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में हम इमीडिएटली प्रीसीडिंग जो ईयर्स है वो सारे सर्विस ऐड करेंगे इफ द टाइम गैप इज नॉट मोर देन 5 इयर्स और मोर। 5 इयर्स और मोर का अगर गैप नहीं है तो पिछला जो सर्विस है प्रीवियस ईयर्स का वो भी काउंट होगा। मतलब अगर एक इंडिविजुअल ने 2 साल का सर्विस किया है और उसका टाइम गैप बीच में रिजाइन करने के बाद 3 साल का हो गया है, लेटर ऑन ही कैन बी अगेन अपॉइंटेड बट ओनली फॉर पीरियड ऑफ 3 इयर्स। बट 2 साल की सर्विस के बाद रिजाइन कर दिया है, टाइम गैप 5 साल का हो गया है, नाउ ही कैन बी रीअपॉइंटेड अगेन फॉर पीरियड ऑफ 5 इयर्स। सेम थिंग अप्लाइज टू द फर्म, बट वहां पर 5 साल की जगह 10 साल है। और हमने एक पॉइंट देखा था वहां पर, फर्म जब हम कहते हैं फर्म इंक्लूड्स एलएलपी, सो दैट कंप्लीटेड द डिस्कशन ऑफ व्हाट, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, टर्म ऑफ ऑडिटर एंड रोटेशन ऑफ ऑडिटर। रोटेशन ऑफ ऑडिटर के बाद फर्स्ट ऑडिटर कंसेप्ट देखा था, जिसको लेकर अभी 2 क्वेश्चन देखे। फर्स्ट ऑडिटर यूजुअली विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इफ दे फेल टू डू सो, 3 बातें सर ने कही थी। नंबर 1, दे विल इन्फॉर्म द मेंबर्स, देन मेंबर्स इन जनरल मीटिंग विल अपॉइंट। नंबर 3, विद इन 90 days इन एन ईजीएम। ओके, कैजुअल वैकेंसी, कैजुअल वैकेंसी के केस में अगेन एनी कैजुअल वैकेंसी कॉज्ड बाय रेजिग्नेशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल रेकमेंड टू द मेंबर्स इन जनरल मीटिंग, मेंबर्स इन जनरल मीटिंग विल अपॉइंट, बोलो विद इन 90 days इन एन ईजीएम। Okay, casual vacancy other than resignation, board of directors have to fill within 30 days. First auditor हो या casual vacancy हो, any person appointed will continue in office until the conclusion of next AGM. First auditor के केस में first AGM और बाकी auditor के केस में next AGM. Clear है? Listen very carefully. Today I am giving you some homework, all of you, for the first time. Reason, जो अगला concept है उसके लिए आपको पढ़कर आओगे तो आपको क्लास में वो डिस्कशन जो मैं करने वाला हूं वो ज्यादा आसान लगा, इसलिए होमवर्क है। सो इट इज ऑप्शनल, तो जो पढ़कर आएंगे अच्छी बात है, जो नहीं आएंगे ज्यादा अच्छी बात है। सो आप वहां पर ज्यादा अच्छी क्यों आप समझ रहे हो? बिकॉज आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। आपके नोट्स में पेज नंबर 1 इट इज पेज नंबर 119 पर आप आओ, वहां पर एक कंसेप्ट दिया 139 सब क्लॉज 5, 7 एंड 8 मिला है। उसका हेडिंग पढ़ो सर, व्हाट इज द हेडिंग? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी और एनी अदर कंपनी हैविंग कंट्रोल्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। मेरा आज का होमवर्क ये है, आपके लिए मैं स्क्रीन पर लिख रहा हूं। गवर्नमेंट कंपनीज के केस में या जो कंपनीज जिनको गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, ओन करता है, उनके केस में नंबर 1 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर कब होगा और कितने साल के लिए होगा, नंबर 1। नंबर 2, गवर्नमेंट कंपनीज के केस में फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट कब होगा और वो कौन करेगा। नंबर 3, कैजुअल वैकेंसी इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज कौन फिल करेगा और वो कैजुअल वैकेंसी कितने पीरियड में फिल करनी है। ये अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर फॉर नॉन गवर्नमेंट कंपनीज हम ऑलरेडी देख चुके, जिसका टेन्योर हम पढ़ चुके। गवर्नमेंट कंपनीज के केस में वो टेन्योर नहीं होता है, ध्यान रखना। इसलिए मेरा क्वेश्चन है, गवर्नमेंट कंपनीज के केस में आप वहां पर पेज नंबर 119 पर जो एक्सप्लेनेशन दिया है,
9 के बाद 120, यस एल से 119 120, ये जस्ट वन पेज बैक टू बैक में आप पढ़ के आओगे, यू गेट टू नो ऑल द पॉइंट्स ओवर देयर। ये 3 क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे चाहिए कल बिगिनिंग में, इज इट क्लियर? उसके बाद मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, करोगे आप लोग? नहीं करोगे तो मैं बताने वाला हूं। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू, सी यू।